आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का राजनीतिक संगठन। उत्तर वैदिक काल से हमारा तात्पर्य उस काल से है जिसमें तीनों वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई। यह एक लंबा समय है। इसमें आर्य सभ्यता का विस्तार और विकास हुआ। अब आर्य पंजाब से आगे शेष उत्तरी भारत और फिर दक्षिण भारत में फैलने लगे थे। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक ज्ञान अत्यधिक था। अब आर्य पंजाब और सिंध तक सीमित नहीं थे। अब इनका केंद्र मध्य देश हो गया था। यह क्षेत्र सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक फैला हुआ था। उत्तर वैदिक काल के दो प्रमुख राज्य कुरु और पांचाल भी मध्य देश के अंतर्गत ही थे। काशी, कौशल, विदेह, मगध, बंग आदि का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। मगध और बंगाल तक संभवतः यह परिचित हो चुके थे। दक्षिण में इनका प्रसार कहां तक था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। आर्य विंध्याचल को पार करके नर्मदा और गोदावरी से परिचित हो गए थे, क्योंकि इस क्षेत्र के एक राज्य विदर्भ का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में दक्षिण के राजाओं का उल्लेख है। इसी में दक्षिण दिशा के राजाओं को भोज्य और प्रजा को सात्वत कहा गया है। इसी में आंध्र, शर्बर, पुलिंद और मुतिश का उल्लेख मिलता है। परवर्ती साहित्य में इन्हें दक्षिण पथ का निवासी बताया गया है। ऐसा लगता है कि संभवतः इस समय तक यह दक्षिण के एक भाग से परिचित हो चुके थे, लेकिन आंध्र प्रदेश और चेर प्रदेश का आर्यकरण इन्होंने अभी तक नहीं किया था। अब जन के स्थान पर जनपद जो थे वो विकसित होने लग गए थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार के साथ साथ राज्यों और राजवंशों में भी अनेक परिवर्तन आ गए थे। जन का स्थान जनपदों ने ले लिया था। कौशल, काशी, विदेह, पांचाल, कलिंग, सूरसेन आदि राजवंश प्रमुख बन गए थे। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, किंतु बाद में वह एक प्रदेश का नाम हो गया था। इस काल में पांचाल सबसे अधिक विकसित राज्य था। इस काल में राज्यों के निर्माण कुल के आधार पर न होकर भौगोलिक आधार पर होने लगे थे। इस काल में ऋग्वैदिक कालीन कबायली राजनीतिक संगठन समाप्त हो गए थे और क्षेत्रीय आधार पर बड़े बड़े राज्यों का निर्माण होना आरंभ हो गया था। इस समय मुख्यतः राजतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख ही हमें देखने को मिलता है। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को इस समय तक बढ़ावा मिल चुका था। राजा का पद जो था वो वंशानुगत हो गया था। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ गया था और उसके अधिकारों का भी विस्तार हो गया था। अब सम्राट को एकराट, अधिराज आदि नामों से जाना जाने लग गया था। इस काल में राजा अभिषेक के अलावा कुछ यज्ञ राजा के पद के साथ जुड़ गए थे, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इस समय राजा राजधर्म के अनुसार शासन करता था। राजा का कर्तव्य शासन करना, न्याय करना, दुर्बलों की रक्षा करना, राज्य विस्तार करना, प्रजा की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना और प्रजा के सभी दुखों से उसकी रक्षा करना राजा के कर्तव्य हुआ करते थे। इस समय राजा के देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत जो था वो दृढ़ता से स्थापित हो गया था और राजा अधिक ऐश्वर्य से रहने लग गया था। इस समय सभा और समिति दोनों का महत्व था। अथर्ववेद में इन दोनों को प्रजापति की दुहिता बताया गया है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ, जिसमें निर्णयों की अवहेलना नहीं की जा सकती है, कहा गया है। अल्टेकर ने कहा है कि यह विद्वानों की परिषद थी जहां गंभीर और शास्त्रीय विमर्श हुआ करते थे। प्रशासनिक व्यवस्था विस्तृत और जटिल थी। शासन संचालन में सहयोग देने के लिए
मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी। महत्वपूर्ण पदाधिकारी इस समय महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को इस समय रत्निन कहा जाता था। रत्निन की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष और दरबारीगण आया करते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, क्षत्रिय, संगृहीता, भागदुग्ध, अश्ववाप प्रमुख हुआ करते थे। राजा मंत्रियों की सहायता से राज्य में शासन कार्य संपादित किया करता था। इस समय न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, जो पुरोहित और सभा के सदस्यों की सहायता से न्याय किया करता था। इस काल में अपराध सिद्ध करने के लिए जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा प्रचलित थी। दंड विधान ऋग्वेदिक काल के अनुरूप ही था। उत्तर वैदिक काल में सैन्य संगठन को विशेष महत्व दिया जाता था। इस काल में रथवान, घुड़सवार और पैदल सैनिकों के अतिरिक्त हाथियों का प्रयोग भी युद्ध में आरंभ हो गया था। इस काल में तीर कमान, तलवार, ढाल, कटार, गदा, कवच आदि अस्त्रों का प्रयोग हुआ करता था। स्थायी सेना का निर्माण उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ था और युद्ध के समय कबीलों के वयस्कों को सेना में भर्ती कर लिया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में तो वृद्धि हुई थी, किंतु अभी भी वह निरंकुश नहीं हो सकता था। सभा और समिति का अस्तित्व बना हुआ था, किंतु उनके अधिकारों में कमी दिखाई देती है। प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई थी, किंतु अभी भी ये अधिकारी रक्त संबंध से जुड़े हुए थे। इस काल में यद्यपि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई के रूप में जनपद का उल्लेख मिलता है, किंतु सबसे छोटी इकाई कुल ही मानी जाती थी। इस काल साथ ही इस काल में न्यायिक प्रशासन पूर्व के समान ही बना हुआ था। स्थायी सेना का निर्माण अभी भी नहीं हुआ था। अब राजा नियमित रूप से कर प्राप्त करता था, जिसे बलि कहा जाता था, और भागदुग्ध नामक अधिकारी यह कर एकत्रित किया करता था। यह कर आय का 16वां भाग जो था वो हुआ करता था।